तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं विद्युत सेल का श्रेणी क्रम संयोजन। ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 फिजिक्स के विद्युत धारा वाले चैप्टर से लिया गया है। इससे पहले हमने एक संबंध देखा था जिसमें टर्मिनल विभवांतर और विद्युत का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल इनके मध्य संबंध देखा था। वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन था। और ये श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन इनमें से एक जरूर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक, तो आज हम श्रेणी क्रम संयोजन देख लेते हैं, इसके बाद हम समांतर क्रम संयोजन देखेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आपका दिया हुआ है एक फिगर बना हुआ है, उसमें जो विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर ये K1 कुंजी को यहाँ से पकड़कर और एक हाथ में इधर पकड़कर एक हाथ में ये वाला पकड़ के सीधे किया जाता है तो एक तरफ ये श्रेणी क्रम में आ जाएगा। यानी कि दोनों तरफ से अगर इसे इस तरीके से पकड़ेंगे तो ये श्रेणी क्रम में आ जाएगा आपका। ठीक, यानी कि इसको और इसको अगर खींच दिया जाएगा तो एक सीध में आ जाएगा। ठीक, सारे प्रतिरोध एक सीध में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये प्रतिरोध लगे हुए हैं, आई धारा प्रवाहित, जब ये K1 कुंजी को इस पर धर दिया जाता है यानी बंद कर दिया जाता है तो धारा प्रवाहित होने लगती है। जब इसे उठा दिया जाता है तो ये धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। ठीक, यहाँ पे प्रतिरोध लगे हुए हैं, प्रतिरोध आर और यहाँ एन सेलों के प्रतिरोध लगे यानी कि अनंत सेलों के प्रतिरोध लगे हुए हैं। यहाँ एक बार प्रतिरोध कैपिटल आर लगा हुआ है। ठीक, तो इसे हम इसके हिसाब से थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद इसे देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। ठीक, तो इसमें थ्योरी आपको लिखना है कि माना एन सेलें जो हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं। यानी कि एन सेल जो हैं, एन संख्या वाले सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं जिनका विद्युत वाहक बल जो है वो ई है। यानी कि इनका जो विद्युत वाहक बल है वो हर जगह पर ई लगा हुआ है, विद्युत वाहक बल। ठीक, आंतरिक प्रतिरोध जो है वो स्मॉल आर है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। जो इनका जो श्रेणी क्रम संयोजन में आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल आर है हर जगह पर, और जो इसका बाह्य प्रतिरोध है वो कैपिटल आर है। ठीक, तब परिपथ का कुल विद्युत वाहक जो बल जो होगा वो आपका क्या होगा, यानी कि कुल विद्युत वाहक बल आपका क्या होता है, जो जितने सेल लगे हुए हों उनकी मल्टीप्लाई आपकी विद्युत वाहक बल से हो जाती है। तो यहाँ पे एन सेल लगे हुए हैं तो एन मल्टीप्लाई बाई ई, तो ये आपका कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा। ठीक, एन मल्टीप्लाई इंटू ई, तो ये कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा। अब कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पे क्या है आर, और आर कितने लगे हुए हैं, एन लगे हुए हैं, तो एन इंटू आर ये कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, देखो कुल प्रतिरोध जब आपसे पूछा जाए तो जितने भी प्रतिरोध बाह्य हो या आंतरिक हो सभी जोड़ दिए जाते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध आपका कितना था, एन आर था, और बाह्य प्रतिरोध आपका क्या था, कैपिटल आर था। बाह्य प्रतिरोध आपका ये वाला है तो ये वाला लिख लिया जाएगा, कैपिटल आर प्लस एन प्लस आर, ये आपका कुल प्रतिरोध हो जाएगा। तब जो धारा आई बह रही वो आपकी क्या होगी, जो आई धारा बह रही है, आई धारा का मतलब क्या होता है, आई का हमने पिछले वीडियो में जो हमने संबंध आपको पढ़ाया था उसमें एक फार्मूला बताया था कि विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध। तो विद्युत वाहक बल यहाँ पे एन ई है तो एन ई सबसे पहले ऊपर लिख लिया, और कुल प्रतिरोध आपका क्या है आर प्लस एन आर, तो ये आपका कुल प्रतिरोध है तो आर प्लस एन आर कुल प्रतिरोध लिख लिया जाएगा। ठीक, तब ये आपकी आई धारा बन जाएगी। तो यही जो है आपका, ये आपका विद्युत सेल का श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा। मेन फार्मूला आपका ये निकल के आ गया। ठीक जी, जो आपका मेन फार्मूला है श्रेणी क्रम संयोजन का वो आपका निकल के आ गया। तो इसे आपको ब्लैक पेन से बॉक्स में कर देना है। मेन फार्मूला ये निकल के आ गया। अगर आपको इसकी स्थितियां लिखनी है तो आप पहली स्थिति ये लिख सकते हैं, दूसरी स्थिति पीछे दी हुई है। तो पहली स्थिति में आपको लिखना होगा कि जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम हो, यानी कि जो आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध आपका यहाँ पे था जो स्मॉल आर था वो आंतरिक प्रतिरोध माना गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, तो इन्हें स्मॉल आर आंतरिक है और कैपिटल आर बाह्य है, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। तो जब आपका आंतरिक प्रतिरोध जो हो वो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम हो, यानी कि जो आंतरिक प्रतिरोध आपका हो यानी कि एन आर स्मॉल आर छोटा हो कैपिटल आर से, तब जो आपका ये होगा यहाँ पे जो होगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यानी कि ये बहुत छोटा है तो इसे जीरो मान लिया जाएगा, नगण्य मान लिया जाएगा, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो आर प्लस जीरो आपका आर हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के जो आ जाएगा वो इस तरीके का निकल के आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एन, ये एन बाहर हो जाएगा, ई अपॉन आर आ जाएगा। ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये वाला आर पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आर जब जीरो हो जाएगा तो एन की मल्टीप्लाई आर से होगी तो जीरो जीरो ही हो जाएगा पूरा, तो आर ये आपका पूरा निकल के आ जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होता है आपको लिख देना है कि इस स्थिति में सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन सर्वश्रेष्ठ होता है। यानी कि ये जो स्थिति होती है जब बाह्य प्रतिरोध
जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम हो, यानी कि जो छोटा वाला आर हो वो कम हो और बड़ा वाला आर हो वो ज्यादा हो, तब उस तुलना में क्या होता है कि इन सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि इसमें अधिकतम धारा प्राप्त होती है। यानी कि जब ये आपका संयोजन लगेगा, इस तरीके का संयोजन आपके श्रेणी क्रम संयोजन में लगेगा जब, यानी कि बड़ा बाह्य प्रतिरोध अधिक हो और जो आपका आंतरिक प्रतिरोध हो वो कम हो, तब आपका जो धारा बहेगी वो ज्यादा मात्रा में बहेगी। इसके विपरीत जो आपका जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में कम हो तब क्या होता है, तो उस स्थिति को भी हम देख लेते हैं। ठीक, वैसे तो आपको यही स्थिति आपके एग्जाम में लिख देनी है, आपका डेरिवेशन पूरा समाप्त हो जाएगा। अगर वो स्थिति आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं होती, आप इतना ही लिख देना। ठीक, तो हम वो स्थिति आपको करवा देते हैं, वो स्थिति भी आप देख लें और अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दूसरी स्थिति दी हुई है कि जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो, यानी कि आर बहुत छोटा हो, कैपिटल आर बहुत छोटा हो स्मॉल आर से। वहां पे इधर स्मॉल आर था और इधर कैपिटल आर था, इधर स्मॉल आर था। तो जब बड़ा वाला इससे बहुत छोटा हो तब आपकी ये वाली स्थिति बनेगी, यानी कि आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर। वो जीरो हो जाएगा, यहाँ जो आर प्लस था कैपिटल आर था वो जीरो हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके का आ जाएगा, जहाँ पे आपका एन और एन कट जाएंगे तो ई अपन आर आ जाएगा। इस स्थिति में सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन से कोई लाभ नहीं होता है, यानी कि ये जो स्थिति होती है इसके श्रेणी क्रम संयोजन में किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है। इस स्थिति में श्रेणी क्रम संयोजन में किसी भी प्रकार का लाभ आपका नहीं होगा। तो ये आपकी श्रेणी क्रम संयोजन की स्थितियां हो जाएंगी। सबसे पहले तो आप इसी स्थिति का स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ये स्थिति लिखने की कोई जरूरत नहीं होती आपके एग्जाम में। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं होती। वो पहली वाली स्थिति लिख देंगे, आपका पूरा डेरिवेशन सही माना जाएगा। अगर आप पहली वाली भी नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, जितना हमने आपको बॉक्स तक कराया है उतना ही कर देते हैं, तब भी आपका पूरा सही माना जाएगा। तो इतना स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद आपको पीछे का स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप ऊपर से स्क्रीनशॉट करना स्टार्ट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। तो आपको अगर इतना तैयार हो जाता है, यहाँ तक तैयार हो जाता है, तो आप यहीं तक लिख देंगे, आगे लिखने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर आपको एक स्थिति याद रहती है, अगर स्थिति पूछ देता है तो उसके लिए आपका गुड पॉइंट हो जाएगा, तो आप स्थिति तैयार कर सकते हैं। एक कोई स्थिति पहली वाली ही तैयार कर लें तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। तो आप इस स्थिति का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन आपके एग्जाम में पूछा तो कम जाता है, लेकिन इससे जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो आपके एग्जाम में बहुत आ जाते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से एक जरूर पूछा जाएगा, 2 से 3 नंबर का न्यूमेरिकल वो आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो इससे श्रेणी क्रम समांतर क्रम कराने के बाद हम आपको इसके 1-2 न्यूमेरिकल भी करा देंगे, यानी कि 2-3 श्रेणी क्रम के और 2-3 समांतर क्रम के। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।